व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग आने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम को जब हम बनाते हैं मल्टीपल थ्रेड्स जावा के अंदर, और जब वही मल्टीपल थ्रेड्स एक कोई कॉमन रिसोर्स को यूज़ करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम लोग सिंक्रोनाइज करके अलग अलग थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करके उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या आती है जब हम मल्टीपल थ्रेड्स बनाते हैं और वो थ्रेड्स एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक प्रोग्राम, और प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि वो जो प्रॉब्लम है वो क्या आएगी और उसको हम लोग कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दो थ्रेड बनाने वाले हैं। उन थ्रेड का नाम है T1 और T2। तो ये दोनों थ्रेड्स हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पर एक क्लास है कस्टमर। यहाँ मैं कह देता हूँ कि एक बैंक है और बैंक के अंदर दो यूजर हैं। उन दो यूजर्स के नाम है, मान लीजिए एक यूजर है हमारा C1 और एक यूजर है हमारा C2। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक बैंक अकाउंट है। उस बैंक अकाउंट का नाम है मान लीजिए A1। ये इनका बैंक अकाउंट है और इस बैंक अकाउंट को ये दोनों यूजर शेयर करते हैं। दोनों यूजर यानी कि ये जो है रिसोर्स, ये हमारा शेयर्ड रिसोर्स है। इनको दोनों को ये यूजर यूज करते हैं। अब इस बैंक अकाउंट में मान लीजिए आपके पास है 1000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर ये थ्रेड जो है, अब ये क्या करने वाले हैं मैं इसको बताता हूँ। तो देखिए, ये है C1 और ये है C2। अब हमारे पास हम लोग दो फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो एक फंक्शन है हमारे पास चेक बैलेंस के लिए और दूसरा फंक्शन है हमारे पास पैसे विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब चेक बैलेंस का फंक्शन क्या करता है, ये बैलेंस चेक करता है कि इस अकाउंट में कितने रुपए बचे हैं। और विड्रॉ क्या करता है, ये यूजर से पूछेगा कि आपको कितना पैसा निकालना है, और जितना पैसा आपको निकालना है वो इसको ये इस तरीके से अपडेट कर देगा। पैसा निकालने के बाद ये जो अमाउंट है, ये वो पैसा है जो आप निकालना चाह रहे हैं, तो ये उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए ये दोनों ये शेयर्ड रिसोर्स है। 1000 रुपये में इन दोनों का अधिकार है। अब मान लीजिए आपने एक थ्रेड बनाया T1 और ये T1 क्या करता है, इसको यूज करता है और इसको भी यूज करता है। इसी प्रकार से ये T2 है, T2 भी चेक बैलेंस को यूज करेगा और इसको भी यूज करेगा। अब मान लीजिए आप इन दोनों थ्रेड्स को एक साथ चला देते हैं, फिर उस केस में आपके साथ क्या होने वाला है। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ आएगी। तो देखिए, मान लीजिए आपने दोनों थ्रेड एक साथ चलाए, तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि ये पहले T1 चला है या T2 चला है। और हो सकता है पहले T1 चले और चेक बैलेंस कर ले, और उसके बाद ये उस वाले फंक्शन को यूज करने के बाद विड्रॉ फंक्शन को यूज करे और ऐसा हो जाए। या हो सकता है कि T1 पहले चेक बैलेंस कर ले और T2 विड्रॉ को कर ले, यानी बैलेंस चेक करे T1 और पैसे निकाल ले T2 थ्रेड पैसे निकाले, यानी C2 के लिए पैसे निकल जाए और बैलेंस चेक हो जाए C1 के लिए। तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी, देखिए मान लीजिए कि अब C1 आया और C1 ने पैसे निकाले, इसमें से 1000 रुपये में से 700 रुपये निकाल लिए। तो अब जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है वो बचा है 300, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए T2 आता है और T2 ने भी उसी टाइम बैलेंस चेक नहीं किया, उसने सीधे पैसे निकालने की कोशिश करी और 700 रुपये निकाल लिए। तो यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इसको रोक दे और यहाँ से हमारा डेटा हो जाएगा करप्ट। अब इसके लिए क्या प्रॉब्लम है, तो हम इन दोनों थ्रेड को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अब सिंक्रोनाइज करने से क्या होगा, सिंक्रोनाइज करने से ये होगा जो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम क्या करें कि मान लीजिए T1 आए, तो कोई भी थ्रेड जो पहले चला रहे हैं हम, उसके लिए पहले वो फंक्शन चले विड्रॉ नहीं, चेक बैलेंस फंक्शन चले। और जब ये इसको यूज कर रहा है, इस शेयर्ड रिसोर्स को यूज कर रहा है, तब तक इसकी प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक दूसरा थ्रेड होल्ड पे रहे। तो ये चेक बैलेंस करेगा, अगर इसने चेक बैलेंस कर लिया है यूज, तो ये इसके लिए ही पूरा चलेगा। फिर इसके लिए मान लीजिए आप ये विड्रॉ फंक्शन चलाता है, तो ये इसके लिए चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि T2 बीच में से आ जाए कि आप T1 चल रहा था चेक बैलेंस के लिए और विड्रॉ फंक्शन चल गया T2 के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो जब तक ये नहीं चलेगा तब तक ये पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा T2 चलेगा। तो भाई मान लीजिए T1 आता है, ये बैलेंस चेक करता है 1000 रुपये, विड्रॉ कर लेता है 700 रुपये, बचे हैं 300 रुपये। तो अब T2 जब चेक बैलेंस करेगा तो उसको पता होगा कि भाई मेरे को अकाउंट में 300 रुपये हैं
अब 300 रुपये ही मैं निकाल सकता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम हमारी जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है सिंक्रोनाइज फंक्शन का यूज़ करके, वो हम प्रोग्राम में देखते हैं जावा के। चलिए प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले हम लोगों को एक, चूँकि हम यहाँ पर कीबोर्ड से इंपोर्ट लेने वाले हैं तो हम लोग इंपोर्ट कराएंगे java.util.scanner। हम लोग पूरा प्रोग्राम लिखते हुए जाएंगे, वो एक एक लाइन का मतलब समझते हुए जाएंगे, जैसे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये है हमारे कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हम बनाने वाले हैं यहाँ पर एक क्लास जिसका नाम है अकाउंट। तो ये अकाउंट हमने क्लास बना दी है और ये हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनको रिप्रेजेंट करेगी। तो शेयर्ड रिसोर्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंट में बैलेंस है वो हमारा शेयर्ड रिसोर्स है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करेगी। अब इसके अंदर जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनके लिए हम लोग को मेम्बर्स बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्राइवेट में हम लोग इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि बैलेंस को बताएगा, और एक कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ। अब क्यों बनाता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर अकाउंट नाम का, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ बैलेंस को। तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन गया। अब ये बैलेंस सेट हमारा इसी कंस्ट्रक्टर से होगा। तो देखिए क्या होगा कि अकाउंट क्लास का कोई भी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा, और जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इस कंस्ट्रक्टर में जो भी अगर कोई वैल्यू हम लोग पास कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे बैलेंस में सेट हो जाएगी। अभी यहाँ पर हमको एक चीज़ और लिखना है, वो है दिस डॉट बैलेंस के लिए हमने जो वेरिएबल बनाया था इसको हम लोग यहाँ पर ये ऐसा करना भी कर देते हैं। चलिए हम लोग एक फंक्शन और बनाते हैं, जिससे कि क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास दो थ्रेड चले थे, और दोनों थ्रेड अगर एक साथ चलेंगे तो मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं, और 1000 रुपये में से पहले वाले ने 700 विड्रॉ कर लिया और दूसरे वाले की रिक्वेस्ट जो गई वो 500 रुपये के लिए गई, तो वो हमारा माइनस में चला जाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि एक बैलेंस चेक करने के लिए एक फंक्शन लिख देते हैं, जिससे कि बैलेंस हमारा निगेटिव में नहीं जाएगा और ये चेक कर लेगा कि भाई बैलेंस बचा है या नहीं, जितना पैसा आप निकालना चाह रहे हैं वो है कि नहीं। तो इसके लिए मैं एक बूलियन रिटर्न टाइप का एक फंक्शन बना देता हूँ। तो पब्लिक बूलियन और इज सफिशिएंट बैलेंस, ये फंक्शन मैं बना देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या पास करूँ, इसके अंदर एक वेरिएबल बना देता हूँ, इसको लिख देता हूँ W। अब ये वेरिएबल क्या करेगा इसके बारे में बताता हूँ। तो ये विड्रॉल अमाउंट जो होगा हमारा, जो यूज़र देगा, तो ये विड्रॉल अमाउंट होगा वो इसके अंदर हमारा पास हो जाएगा, और ये चेक कर लेगा कि भाई ये वैल्यू हमारे बैलेंस से कम ज़्यादा है कि नहीं। अगर हमारा बैलेंस विड्रॉल अमाउंट से ज़्यादा होगा तो ये ट्रू कर देगा, और अगर कम होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अब इस कंडीशन को लिखने के लिए हमको यहाँ पर चाहिए पड़ेगा इफ़, या हम लोग ले देते हैं बैलेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगा देते हैं कि अगर 500 रुपये में और 500 ही निकालना चाह रहे हैं तो वो भी निकलना चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं W वेरिएबल लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब ये रिटर्न लिख देते हैं, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो रिटर्न कर देगा ये ट्रू, और अगर नहीं होगी तो ये कर देगा फॉल्स। चलिए अरे रे इतनी जल्दी क्यों है भाई मुझे, एल्स में यहाँ पर और रिटर्न फॉल्स। अभी ये सही दिख रहा है, ब्रैकेट बंद कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन और बनाते हैं जो एक्चुअल में पैसा विड्रॉ करेगा। तो उसके लिए क्या है, एक विड्रॉ फंक्शन बना देते हैं। चलिए, तो पब्लिक और वॉइड विड्रॉ की स्पेलिंग सही नहीं है, विड्रॉ लीजिए, कोई स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। विड्रॉ अब यहाँ इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ अमाउंट को, तो ये हो गया हमारा, अंदर चला गया अमाउंट। तो ये क्या करेगा, ये बैलेंस में बैलेंस अपडेट करेगा। बैलेंस में बैलेंस अपडेट कैसे कर पाएगा ये, इसके लिए भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये बैलेंस है इक्वल टू ये नया बैलेंस कैसे पता चलेगा, तो जो पैसा निकल गया उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो नया हमारा बैलेंस आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट जोड़ देता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, विड्रॉ अमाउंट इज
विड्रॉ अमाउंट इज क्या, प्लस लगा के कंकेटिनेशन कर देते हैं और डाल देते हैं विड्रॉ अमाउंट क्या है जो AMT में जा रहा है, वो AMT कहाँ से आएगा, ये यूज़र देगा, अभी नहीं, अभी हम आगे इसके लिए कोड लिखेंगे। एक और लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और जो पैसा बचा है वो भी बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करंट बैलेंस इज, करंट बैलेंस किस में गया है, करंट बैलेंस गया हमारा बैलेंस में, नया बैलेंस अपडेट हो गया है तो ये इसमें चला जाएगा। ये दो चीज़ें तो छप के आ जाएंगी। अब इसको कर देते हैं बंद, इधर और इधर भी बंद कर देते हैं। अब हमको एक और यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। अब कस्टमर को रिप्रेजेंट करना है हमको, तो कस्टमर के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेंगे। कस्टमर एक कस्टमर क्लास बना लेते हैं और उसके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक क्लास बनाना पड़ेगी, कस्टमर क्लास, और हम बना देते हैं कस्टमर नाम की क्लास बना देते हैं। अब ये कस्टमर नाम की क्लास में क्या होगा, कस्टमर नाम की क्लास है और इसके अंदर कुछ चीज़ डाल देते हैं। अच्छा, ये कस्टमर क्लास है, इसी को हम लोग रनेबल इंटरफेस का यूज़ करेंगे। या तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रेड क्लास को, या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रनेबल इंटरफेस को। तो हम इसी को कर देते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ठीक लग रहा है भाई ये सब। चलो, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं प्राइवेट में, यहाँ पर हम लोग ये अकाउंट टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, अकाउंट। ये अकाउंट टाइप का वेरिएबल है। अब हर कस्टमर का एक अकाउंट होगा और अकाउंट क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका रेफरेंस जो होगा वो इसमें होगा। तो हमें एक कंस्ट्रक्टर हमको बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसमें अकाउंट क्लास का रेफरेंस हम लोग पास कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पब्लिक क्लास, कौन सी हमारी, कस्टमर, और इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं इसको अकाउंट में, अकाउंट को। अब ये ठीक है, यहाँ पर ठीक है। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होंगी उसको हम लोग ठीक कर लेंगे आगे। इसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा दिस डॉट अकाउंट इक्वल टू अकाउंट। अभी तक तो हम लोग सही जा रहे हैं, इसको हम लोग कर देते हैं बंद। देखिए अब ये यहाँ पर कस्टमर है, इम्प्लीमेंट रनेबल है। अब हमको थ्रेड चलाना है तो उसके लिए एक रन मेथड भी इसके अंदर हमको डालना पड़ेगी। अब रन मेथड भी हम लोग इसी के अंदर लिख ही देते हैं। रन मेथड लिखने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि यहीं पर लिख देते हैं, चलिए पब्लिक वॉइड रन, और जो होगा तो देखा जाएगा, बाद में इसको सही कर लेंगे। अब देखिए रन मेथड के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कीबोर्ड से इनपुट लेने वाले हैं और कंडीशन भी चेक कराना पड़ेगी हमको। जो सफिशिएंट बैलेंस हमने जो फंक्शन बनाया है वो भी हमको इसी के अंदर चलाना पड़ेगा। तो जो चेक करेगा, क्योंकि ये पूरा कोड है वो सब थ्रेड का है, वो सब इसी के अंदर हमको डालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग कीबोर्ड से इनपुट तो करा ही लेते हैं। तो देखते हैं क्या करना है। स्कैनर, और स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं। चलिए KB1 बना देता हूँ। कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं हम लोग, इजिकल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्यों भाई, क्योंकि सिस्टम की डिफ़ॉल्ट इनपुट डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सिस्टम की डिफ़ॉल्ट इनपुट डिवाइस क्या है, वो है हमारी कीबोर्ड। तो ये हो गया आपकी KB1 डॉट, एक मिनट, ये हम लोगों ने दिया था इंट में AMT, ये है। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से, KB1 डॉट नेक्स्ट इंट से, ये आ गई। तो अब ये कीबोर्ड से जो भी यूज़र इनपुट देगा वो अमाउंट में चला जाएगा। एक कहानी ख़त्म हो गई भाई। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं, इसके अंदर ही कंडीशन जोड़ दूँ मैं। तो यहाँ पर अकाउंट डॉट इज सफिशिएंट बैलेंस, और इसमें पास कर देता हूँ अमाउंट को। अमाउंट कहाँ से आया, कीबोर्ड से यूज़र ने दिया, ठीक है। तो इसी को मैंने पास कर दिया। अभी ये या तो ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अकाउंट डॉट विड्रॉ, और विड्रॉ में क्या है भाई, अमाउंट है। तो ये विड्रॉ फंक्शन भी चल जाएगा, उसके अंदर अमाउंट पास हो जाएगा। तो ये विड्रॉ कर देगा, और विड्रॉ कर देगा तो वो बैलेंस भी हमारा अपडेट हो जाएगा। ये ठीक है।
और इसका ब्रैकेट करता हूँ बंद। और अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं करेगा, ये आउटपुट दे देगा भाई कि आपके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस। सबसे पहले प्रोग्राम चला के हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या आएगी, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया भाई एक चीज़ निपटी। ब्रैकेट बंद किया हमने ये रन फंक्शन का, उसके बाद ये हमारे इसका भी हम ब्रैकेट बंद। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी मेन जो फंक्शन हमको बनाना है, और उसमें हमको एक क्लास बनाते हैं मेन फंक्शन के लिए, और उसके अंदर अपनी पूरी मेन कोडिंग लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ मैं। चलिए फिर से क्लास, और क्लास का नाम यहाँ पर ऐसा आएगा पब्लिक क्लास। क्लास का नाम जो हमने प्रोग्राम का नाम दिया है वही दे देते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन हमारा इसी में है। इसका नाम दिया है मैंने syncth1। ठीक है, चलिए ये क्लास बन गई है। उसके अंदर हम लोग अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग या जीएस। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तो इसके लिए पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है। अगर आप जावा में नए हैं तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं एक बार। अब चलिए मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर अब आप जैसे जानते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले तो अकाउंट को के लिए एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं A1 अकाउंट क्लास के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे अकाउंट सेट करना है, अकाउंट में पैसा सेट करना है एक्चुअली। तो ये अकाउंट, और इसके अंदर हम लोग जो वैल्यू पास कर देंगे वही अकाउंट की वो उसमें पैसा हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2000 पास कर दिया, तो अब इसके 2000 रुपये गए। ठीक है, अब हमको बनाना है कस्टमर का। कस्टमर के लिए हमको एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक तो बना दिया हमने C1 इक्वल टू न्यू कस्टमर, और इसके अंदर कुछ पास करना पड़ेगा भाई। क्या पास करेंगे, जो अकाउंट है इनका, अकाउंट कौन सा है भाई, तो अकाउंट का ऑब्जेक्ट है A1, इसका इसके अंदर पास करना पड़ेगा। पास कर दिया। अब कस्टमर 2 के लिए तो आप समझते जाएँ थोड़ा ध्यान से। अब कस्टमर 2 के लिए अकाउंट कौन सा है, देखिए यहाँ पर। और हम लोग कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे कि प्रॉब्लम आने वाली है थ्रेडिंग में। इसके लिए भी हम लोग A1 पास कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। दोनों के लिए सेम हमारे पास A1 जो हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सेम रिसोर्स है ये। ठीक है, A1 दोनों के लिए A1 है। मतलब भाई दोनों लोग एक ही खाता ऑपरेट कर रहे हैं और दोनों थ्रेड एक साथ चल रहे हैं, दोनों लोग एक ही साथ कमांड देंगे। अब भाई पता नहीं किसका पैसा निकलेगा, कौन पैसे निकाल ले, कौन बैलेंस चेक करे, किसका कौन सा फंक्शन चल जाए पता भी नहीं चलेगा। देखिए हमारे पास 2 फंक्शन है, एक तो चेक करने के लिए और एक पैसा निकालने के लिए, और एक और है जो चेक करेगा खाते में पैसा है कि नहीं। तो मान लीजिए आपने एक थ्रेड चलाया, C1 के लिए थ्रेड चला और उसने पैसा निकाल लिया, और उसके बाद C2 के लिए थ्रेड चला, वो पैसा निकालने वाला थ्रेड चला, तो उसमें पता चला कि उसमें तो पैसे नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो पहले वो प्रॉब्लम हम लोग जनरेट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास बनके तैयार हो गए। अब हम लोग थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने T1 और इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर कुछ पास करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल पास करना पड़ेगा। तो ये थ्रेड T1 है वो चलेगा C1 के लिए, और थ्रेड जो T2 है ये चलेगा C2 के लिए, ये चलेगा C2 के लिए। चलिए इसको कर दिया हमने बंद। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको, हाँ अभी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये C1 और C2, थ्रेड T1 चलेगा C1 चलाएगा T1 को, और थ्रेड T2 चलेगा C2 के लिए। लेकिन यहाँ पर C1 के अंदर जो यहाँ पर हमने A1 दोनों के लिए A1 पास किया है, तो जो भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो A1 पे ही होंगे दोनों के लिए। ठीक है, अभी स्टार्ट कर दें क्या इसको, T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट दोनों को स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है।
ब्रैकेट बंद करता हूँ, एक ये वाला हो गया बंद, और इसको मैं करता हूँ सेव। तो कुछ एक तो सेमीकोलन और लगा दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, बाकी सब सही लग रहा है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ पहले, तो ये कंपाइल हो रहा है या नहीं। कंपाइल तो हो रहा है, देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक काम और करते हैं कि एक और आउटपुट स्टेटमेंट जोड़ देते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या आ रहा है। तो स्कैनर के नीचे यहाँ पर जोड़ देते हैं, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ये हमसे पूछेगा भाई इंटर और अमाउंट टू विड्रॉ, ऐसा कर लेते हैं। इंटर अमाउंट ही लिख देते हैं अकेला, ये भी चल जाएगा भाई। चलिए ठीक है, इसको करते हैं सेव, और इसको करते हैं हम लोग कंपाइल, और फिर हम देखते हैं कि क्या समस्या आती है। और आपको ध्यान रखना है, पैसे हमारे पास 2000 रुपये हैं, 2 कस्टमर हैं, दोनों थ्रेड एक साथ चलेंगे। अब पता नहीं है कौन सा थ्रेड पहले चल रहा है, कौन सा थ्रेड बाद में चल रहा है, ये प्रॉब्लम आई है। चलिए, अरे कंपाइल हो गया है, एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये देखिए, तो यहाँ पर 2 बार लिखा आया एंटर अमाउंट, तो ये रन मेथड दोनों के लिए एक साथ चल गई। अब पहले किसके लिए चली है ये नहीं पता हमको, कि भाई C1 के लिए पहले चली है या C2 के लिए पहले चली है। तो मान लीजिए यहाँ पर डाल देता हूँ 800 रुपये, ठीक है भाई, हो गया। विड्रॉ अमाउंट इज 800, करंट बैलेंस इज 1200। अब कौन सी मेथड, अब ये फिर से बोल रहा है एंटर अमाउंट। अब इसके बाद ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1500, ये आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस। अब ये किसके लिए आया ये नहीं पता हमको। देखिए एंटर अमाउंट दोनों बार इसने हमसे पूछ लिया, और इसने हमसे इनपुट दिया एक बार इनपुट लेके इसने पैसे विड्रॉ कर दिए, और ये बैलेंस ही प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर हमने ये वाला किया, तो ये एक सही तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे हैं थ्रेड। अगर हम इसको फिर से चलाएंगे तो हो सकता है ये किसी और के लिए चले, और दूसरा किसके लिए चल रहा है ये नहीं पता हमको। इसमें अगर हम नेम और ऐड करने की कोशिश करें तो और थोड़ा सा इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें एक काम करते हैं, नेम ऐड करते हैं, उसके बाद इसको सिंक्रोनाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लास कस्टमर इम्प्लीमेंट सर्नेबल ये सब हो गया। यहाँ में एक और ले लेते हैं हम लोग, इधर प्राइवेट स्ट्रिंग में ले लेते हैं नेम। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर हमको एक और ये स्ट्रिंग में n पास करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर हम लोगों ने नेम लिया है, यहाँ हम लोग n पास कर देते हैं, और इधर हम लोग नेम इक्वल टू लिख देते हैं, ये हो गया n, ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब यहाँ हम लोग ये इंटर अमाउंट, तो इधर यहाँ पर इधर डाल लेते हैं नेम प्रिंट नेम, और क्या प्लस से काम हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं तो ये नाम आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये चीज़ कहाँ तो हो गई हमारी क्लियर। अब ऊपर भी हमको थोड़ा सा नेम में इधर देना पड़ेगा कि किसके लिए ये है। तो ये जो बैलेंस चेक कर रहा था, इस सफिशिएंट बैलेंस हमारा है, रन मेथड के अंदर है EMT। और यहाँ हम लोग एक काम करते हैं कि ये नेम है, कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर। अब यहाँ पर हम लोग नेम पास कर सकते हैं नीचे A1 कॉमा, इधर हम लोग देख लेते हैं, नेम पास कर लेते हैं। तो 2 लोग मान लीजिए, एक मैं मान लेता हूँ भाई कि राम, और एक और ले लेता हूँ इधर, तो इधर ले लेता हूँ लक्ष्मण, ओके ठीक है, सेव करता हूँ, देखते हैं कोई समस्या तो नहीं, कोई भूल तो नहीं गए, देखी जाएगी, ठीक है, चलाते हैं इसको। तो भाई ये देखो, ये हमसे पूछा है राम सबसे पहले, देखिए आप इसमें, जबकि लक्ष्मण क्या है C2 है और राम C1 है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये लक्ष्मण के लिए पहले पूछ रहा है, राम के लिए बाद में पूछ रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर पैसे डाल रहा हूँ, मान लीजिए 1500 रुपये। अब ये किसको जा रहे हैं ये भी नहीं पता हमको। आपको लग रहा होगा कि भाई लक्ष्मण से पहले मांग रहा है तो लक्ष्मण पे जा रहे होंगे, नहीं, हो सकता है राम पे चले जाए। अब राम है, अब किसके लिए मांग रहा है ये पता नहीं। अब फिर से 1200 रुपये डाल देता हूँ,
विड्रॉ अमाउंट इज दिस, करेंट अमाउंट इज दिस, करेंट बैलेंस इज दिस। अब ये देखिए आप, तो ये सफिशिएंट बैलेंस है, उसने काम नहीं किया। तो यहाँ पर सही तरीके से ये सिंक्रोनाइजेशन हमारा नहीं हो पा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि हम लोग सिंक्रोनाइज फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करें। तो अब सिंक्रोनाइज फंक्शन यूज़ कैसे करना है? तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे कि ये जो इनपुट लिया है हमने यहाँ पर रन मेथड में, इनपुट लेने के बाद यहाँ पर ही हम लोगों को सिंक्रोनाइज कीवर्ड का, सिंक्रोनाइज फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग सिंक्रोनाइज फंक्शन, सिंक्रोनाइज है, ध्यान रखना है आपको, और इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं अकाउंट को। यहाँ समस्या आ रही है उसी के वेरिएबल को सेट कर देते हैं। वेरिएबल के बाद यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये पूरे कोड को ही अंदर डाल देते हैं इसके। चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। कंपाइल करते हैं, हो गया है कंपाइल, चलाते हैं भाई। तो राव एंटर द अमाउंट, 1000 रुपये डाल दिए। विड्रॉ अमाउंट हो गया देखिए 1000, करेंट बैलेंस इज 1000, और अब लक्ष्मण के लिए एंटर अमाउंट। तो हमें पता है कि अब करेंट बैलेंस 1000 है, और अब जो पैसा मांग रहा है ये लक्ष्मण के लिए मांग रहा है। तो मान लीजिए मैं यहाँ 1200 रुपये डाल देता हूँ, तो अब ये इनसफिशिएंट बैलेंस आ गया। तो देखिए ये हमारे थ्रेड अब सिंक्रोनाइज हो गए हैं, क्योंकि अब C1 पहले चल रहा है, और C1 की पूरी प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो रही है तब तक C2 को उसने होल्ड पे रखा हुआ है। उसके बाद इसकी प्रोसेस चलेगी। देखिए मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी है, यहाँ पर एक बार नेम और ऐड कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि एक बार नेम प्रिंट और हो रहा है, जिससे क्लियर रहे। देखिए फिर से मैंने अगर चलाया इसको, तो राम एंटर द अमाउंट 1200 रुपये, विड्रॉ हो गए, करेंट बैलेंस 800 है। अब ये लक्ष्मण से पूछेगा एंटर अमाउंट, तो यहाँ मैंने दे दिया 800, तो ये देखिए विड्रॉ हो गया, करेंट बैलेंस हो गया 0। और जब ये सिंक्रोनाइज नहीं था तब क्या दिक्कत आ रही थी? देखिए अब मैं इसको हटा देता हूँ, अपन फिर से इसको देखेंगे। ये मैंने सिंक्रोनाइज को हटा दिया है, एक ब्रैकेट और कम कर देता हूँ, और इसको मैं करता हूँ सेव। अब देखिए मैं इसको कंपाइल करूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा। तो देखिए लक्ष्मण एंटर द अमाउंट और राम एंटर द अमाउंट, दोनों के लिए पैसे मांग रहा है। ये ले लिए मैंने। अब ये किसको गए ये नहीं पता हमको, यहाँ मैंने 1300 दे दिए, ये नहीं पता हमको किसको। और ये देखिए बैलेंस हमारा माइनस में चला गया, तो ये डेटा हमारा करप्ट हो गया। दोनों थ्रेड चले, किसका पैसा किसके पास गया, किसने पैसा निकाला। उसने जब तक पैसा निकाल नहीं पाया, हो सकता है उसने कमांड दी पैसा निकालने की, और ये बैलेंस चेक कर रहे थे, और ये चेक करने के लिए बोला तो उसने पैसा निकाल लिया। ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि अगर आप IRCTC पे अपना एक ही जगह से दो अलग अलग जगह से आप सेम लॉगिन से करें, और एक कोई आपका एक पहला लॉगिन लैपटॉप पे कर रहे हैं, दूसरा आप मोबाइल पे करके रखा है, और आप सीट बुक कर रहे हो और आपने सीट बुक कर ली, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने सीट बुक करी हो, दूसरा पेमेंट कर दे, या पेमेंट हो जाए और वहीं से सीट बुक दूसरे के लिए हो रही है। तो ये भी सिंक्रोनाइजेशन इनके लिए ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम था ये, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन के लिए सबसे छोटे से छोटा मेथड मैंने इसमें यूज़ किया उसको सिखाने के लिए। तो ये पूरा प्रोग्राम है, और इसमें सिंक्रोनाइजेशन वापस लगाना पड़ेगा हमको। ये रहा सिंक्रोनाइजेशन। तो मात्र ये सिंक्रोनाइज जो फंक्शन है इसको यूज़ किया हमने, और उसके अंदर अकाउंट जो वेरिएबल था हमारा अकाउंट टाइप का, उसको पास कर दिया, जिससे कि ये पूरा जो कोड इसके अंदर लिखा था ना, ये पूरा सिंक्रोनाइज हो गया है। अब T1 चल रहा है, T1 का काम खत्म हो रहा है, उसके बाद T2 चल रहा है। तो इससे हमारे ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और डेड लॉकिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको अवॉइड करने के लिए डेड लॉकिंग को अवॉइड आप इससे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये प्रोग्राम आप बना के देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, और ये इंटरव्यूज़ में अधिकतर पूछी जाती हैं। जावा के जब भी जावा बेस्ड इंटरव्यू होते हैं तो उसमें थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।